हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए, इस भाग में हम लोग देखेंगे पूर्व वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र, यानी अर्ली वैदिक पीरियड, यानी पूर्व वैदिक काल में आर्यों का निवास कहां से कहां तक था या उनका भौगोलिक क्षेत्र क्या था। और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही हम आर्यों के यानी पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के निवास के बारे में जान सकते हैं, यानी कि उनका क्षेत्र कहां से कहां तक विस्तारित था जहां वह रहते थे, यानी सप्त संधव प्रदेश के क्षेत्रों में। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल का जो पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देख लिया कि 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहते हैं, लेकिन उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 रखा गया, और डिवाइडेशन का कारण क्या था कि आयरन की खोज यानी लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में की गई। तो उसके बाद आर्यों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्यों क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आया? लोहे के द्वारा आयरन ने लाया, और कृषि कार्य में औजार का निर्माण होने लगा, लोहे से कुल्हाड़ियां इत्यादि निर्मित होने लगी, जंगलों की कटाई होने लगी, और फिर कृषि कार्य में ठीक है वृद्धि आई। तो इस प्रकार आर्यों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, क्षेत्र विस्तार होने लगा और आर्य तेजी से बढ़े। ठीक, तो वहीं से डिवाइडेशन 1000 ईसा पूर्व जो आयरन की खोज हुई, लोहे की खोज हुई, तो वहीं से डिवाइड कर दिया गया उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो आइए 1500 से 1000 ईसा के पूर्व जो पूर्व वैदिक आर्य थे, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का जो निवास क्षेत्र था उसको हम लोग देखते हैं। तो इस काल को के लिए जो आधार हम लोग बनाते हैं वह ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद आप लोग जानते भी होंगे कि वेदों में सबसे प्राचीन या प्रथम वेद ऋग्वेद है, और उस ऋग्वेद में जो जानकारी मिलती है वह पूर्व वैदिक कालीन आर्यों से संबंधित मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके लिए जो आधार है वह पर्वत और नदी है। ऋग्वेद में जिन पर्वत चोटियों का उल्लेख मिलता है या पर्वतों का नाम मिलता है और जिन नदियों का नाम मिलता है, उसके आधार पर यह ज्ञात होता है कि आर्य इन क्षेत्रों से परिचित थे और इन क्षेत्रों में, इन नदी क्षेत्रों में निवास करते रहे होंगे, और इस पर्वत क्षेत्र के आसपास तक उनका निवास स्थान रहा होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसीलिए जो बेस बनाया गया है पर्वत और नदी के आधार पर पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में आर्यों का जो निवास क्षेत्र था वह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन उस समय 1500 ईसा पूर्व में क्या है, 1500 ईसा पूर्व में जो भारतीय भूभाग था वह वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र तक था। यह छोटा मैप है, इसमें आप लोग देखिएगा कि इंडिया यानी सप्त संधव नदी यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो थी इसी क्षेत्र में थी, यानी उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों के तरफ की नदियां आकर के इसमें मिलती थी। सिंधु की सहायक नदी थी, इसलिए इन क्षेत्रों में पूर्व वैदिक कालीन आर्य निवास करते थे। तो उसके लिए हम लोग आधार बनाए पर्वत और नदी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो नदियां बहती थी और सिंधु नदी में आकर के मिल जाती थी, यानी सिंधु की सहायक नदी थी, तो वह कौन कौन नदी थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पर है अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बहने वाली नदियां। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं ऋग्वेद में नदियों का नाम। तो अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो नदियां बहती थी उनका ऋग्वेद में क्या नाम था, और उन नदियों का फिर आधुनिक नाम क्या है, उन नदी का फिर आधुनिक नाम क्या है। तो इसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि जब ऋग्वेद में इन नदियों का नाम मिलता है तो आर्य इन नदी से परिचित थे, इसलिए अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आर्यों का निवास स्थान था। तो ऋग्वेद में नदी का नाम कौन कौन है जो अफगानिस्तान के क्षेत्रों में थी? कुभा जो बहती थी, जिसे आधुनिक नाम काबुल है। ध्यान रखिएगा,
काबुल नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला है गोमल। गोमल नदी जो गोमती थी, गोमती नदी। और ध्यान रखिएगा गोमती नदी भारत में जो गंगा की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में बहती है, तो यही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तो भारत में बहती है, इसका भी नाम गोमती है, जो गंगा की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश में बहती हुई, आप लोग जानते भी होंगे कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के पास कैथी नामक एक स्थान है, वहां जाकर के मिल जाती है गंगा में। लेकिन अफगानिस्तान में भी गोमती नदी है, जो आकर के सिंधु की सहायक नदी के रूप में है, या सिंध नदी में आकर के मिल जाती है अन्य नदियों के साथ। इसके बाद अगली नदी है सुवास्तु। सुवास्तु का आधुनिक नाम है स्वातु। इसके बाद है अगली नदी क्रुभु। क्रुभु नदी का आधुनिक नाम है कुर्रम। तो यह अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बहने वाली यह नदियां थी। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि यह मेन काबुल नदी है, इसके बाद गोमल है, सुवास्तु है और क्रुभु है। आकर के यह सिंध नदी में मिल जाती हैं और जाकर के, यानी सिंध की यह सहायक नदी है, और जाकर के फिर अरब सागर में गिर जाती हैं, या अरब सागर में सिंधु नदी के साथ यह विलीन हो जाती है, या जाकर के मिल जाती है। तो यह अरबियन सी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग आते हैं अगले भाग पर। अगले भाग में हम लोग देखते हैं कि यह तो अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बहने वाली नदियां। अब ऋग्वेद में भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो नदियां बहती हैं, ठीक है, उनका नाम हम लोग देख लेते हैं, और उन नदी का आधुनिक नाम क्या है उस नदी को देख लेते हैं। इसके बाद पर्वत का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए हम लोग अफगानिस्तान की इस नदी को देख लिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में बहने वाली नदियां। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में बहने वाली नदियां, उनको यानी पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में बहने वाली नदियां हैं। इसके पहले हम लोगों ने अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बहने वाली नदियों को देखा है। अब हम लोग पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में बहने वाली नदियों को देखते हैं, जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में भारत और पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में बहने वाली नदियों का क्या नाम है, कौन कौन नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, और उनका आधुनिक नाम क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, इसका आधुनिक नाम भी सिंध ही है, सिंध नदी। इसके बाद दूसरी नदी है परुशड़ी नदी। परुशड़ी का नाम आधुनिक नाम रावी नदी है, ध्यान रखिएगा। तीसरी नदी है वितस्ता। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम नदी है। और फिर अगली नदी है विपाशा। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग, व्यास नदी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आस्किनी नदी का आधुनिक नाम चेनाब है, ये चेनाब नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली नदी है सतुद्री। सतुद्री जो है सतलज नदी है, तो यह सतलज नदी है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली नदी है सरस्वती, इसका आधुनिक नाम है सरस्वती। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने नदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मैच करने में भी आता है, सुमेलित करने में, जिसको आप लोग जानते होंगे, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है परुशड़ी नदी किस नदी को कहते थे, तो आधुनिक नाम उसका रावी है, रावी नदी को कहते थे। ठीक है, और ऋग्वेद आप लोग जानते ही होंगे, ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये ऋग्वेद में यह संस्कृत नाम है। तो वितस्ता नदी, झेलम जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और विपाशा, व्यास, आस्किनी, चेनाब नदी, और सतुद्री सतलज नदी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने नदियां ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगले नदी की ओर चलते हैं। अब यह तो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में बहने वाली नदियां हैं। कुछ नदी उत्तर भारत के क्षेत्रों में
कुछ नदी उत्तर भारत के क्षेत्रों में बहती है, उनका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। वह नदी कौन कौन सी है, तो उसको ध्यान रखते हैं हम लोग। वह नदी है यह यमुना नदी है, दूसरी गंगा है, और यह है गोमती। ध्यान रखिएगा, गोमती जो गंगा की, यमुना और गोमती गंगा की सहायक नदी है, मुख्य नदी गंगा है, और जाकर के गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। कहां? समुद्र में। तो अब देखते हैं हम लोग कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बहने वाली कौन कौन नदियां हैं। तो यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इसके बाद गंगा का मिलता है, इसके बाद गोमती का मिलता है, और यमुना का उल्लेख 3 बार आया है। ध्यान रखना है आप लोगों को। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार आया है ऋग्वेद में, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार आया है, और गोमती नदी का उल्लेख भी 1 बार आया है। और यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख आया है, गंगा का 1 बार, और गोमती नदी का भी 1 बार। तो यह उत्तर पूर्व क्षेत्रों की बहने वाली नदियां हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख आया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब यमुना नदी का 3 बार, गंगा का 1 बार और गोमती का 1 बार उल्लेख आया है, इससे यह ज्ञात होता है कि इन नदियों के बारे में आर्यों की जानकारी कम थी, यानी उनका निवास क्षेत्र यमुना नदी के, ठीक है, उत्तर पूर्व नहीं था। अगर रहता तो ऋग्वेद में इन नदियों का भी प्रमुखता से स्थान आता, नाम आता, कई बार आता। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों के की नदियों का उल्लेख आया है। ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्र में बहने वाली, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बहने वाली नदियों का उल्लेख प्रमुखता से ऋग्वेद में आया है। ठीक है, कई बार आया है, लेकिन जबकि उत्तर पूर्व की नदियों का उल्लेख नाम मात्र आया है। नाम मात्र से तात्पर्य यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार और गोमती का 1 बार। ठीक है, तो इससे ज्ञात होता है कि आर्यों का जो निवास क्षेत्र था वह मुख्य रूप से यमुना के नदी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही था। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से तात्पर्य है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यह क्षेत्र है। यही क्षेत्र आर्यों का निवास स्थान था। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरे भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को लेकर के मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि जो विंध्य पर्वतमाला है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि आर्यों का जो निवास क्षेत्र था वह विंध्य क्षेत्र से ऊपर ही था। विंध्य पर्वत के बारे में आर्यों को जानकारी नहीं थी। इसके अलावा गोमती नदी के आगे किसी भी नदी के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है, तो आर्यों को इसके गोमती नदी के आगे की नदियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार इस पर्वत और नदी, अभी तक तो हम लोग नदी देखे हैं, इन नदियों के आधार पर हम लोगों ने यह देखा कि जो आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था या निवास क्षेत्र था, यह यमुना नदी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। अब आ जाते हैं, नदी हम लोग देख लिए, अब पर्वत देख लेते हैं। पर्वत चोटी का उल्लेख, तो ऋग्वेद में मात्र एक पर्वत चोटी का उल्लेख मिलता है हिमालय की, वह है मुजवंत चोटी। ध्यान रखिएगा, मुजवंत चोटी हिमालय की उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में स्थित थी। इससे आर्य परिचित थे, और यह मुजवंत चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सोम नामक वृक्ष पाए जाते थे। इस क्षेत्रों से, मुजवंत चोटी के या मुजवंत चोटी के क्षेत्रों से, हिमालय पर्वत के इन क्षेत्रों से, जो मुजवंत एरिया था, वहां से सोम वृक्ष पाए जाते थे। और इस सोम वृक्ष से एक रस निकलता था, जूस निकलता था, जिसे सोम रस कहते थे। ठीक है, जो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र देख लिया, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉइंट थे उनको भी हम लोगों ने देख लिया, और मुजवंत चोटी भी आपके
परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह बार बार पूछा गया है। मात्र एक चोटी का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। आप लोग अच्छे से देखिए, फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 76180253 और 04। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल जाया करे, कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर ऑफलाइन क्लास शुरू होता है, ऑनलाइन भी क्लास हम तत्काल शुरू करने वाले हैं, जल्दी ही शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन भी क्लास हमारी कोचिंग ओपन होने जा रही है प्रयागराज इलाहाबाद में, तो आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं स्पेशली सिविल स्टूडेंट को ही टीच करता हूं और हमारे संस्थान में सामान्य अध्ययन के भी क्लास चलेंगे और फिर हिस्ट्री स्पेशल प्री कम मेंस की क्लास। ठीक है, और या तो टीजीटी पीजीटी आप स्टूडेंट के कहने पर कि सर नहीं पढ़ा दीजिए, आपको जानकारी अच्छी है और क्वेश्चंस के भी बारे में आपको आइडिया है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने ये पढ़ा दिया और अवश्य पढ़ाएंगे, आप लोग चिंता न करिए। तो अच्छे से पढ़िए, फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं।